हाँ, तो अगर आप सभी कक्षा 12वीं में हैं तो आपको आपके सभी विषय, लगभग 12वीं में 5 विषय होते हैं इन्वायरमेंट स्टडी को छोड़ करके। तो आप सभी चाहते होंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है 16 तारीख को फरवरी का, 4 दिन बाद 20 तारीख हो जाएगी और 8 दिन बाद महीना भी समाप्त हो जाएगा और अगले दिन आपका पेपर होगा। तो हम ये देख सकते हैं 12 दिन है, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पता नहीं आपके पास कितना दिन होगा। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास दिन बहुत कम है। इतने कम दिनों में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं हमारे सभी विषय पर, जिसमें से कॉमन रूप से आपको हिंदी इंग्लिश को पढ़ना होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने साइंस लिया है या मैथ्स लिया है, ये दोनों विषय ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप ट्यूशन करते हैं, ठीक है, ट्यूशन करते हैं या अपने किसी सर मैडम से गाइड करके आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, आपके साइंस और मैथमेटिक्स में जो भी पर्सनल विषय होते हैं 3 सब्जेक्ट, उनमें से कोई एक ज़्यादा टफ होता है या दो होते हैं, एक या दो। तो आप क्या करते हैं, जब से जून जुलाई से आपका स्कूल खुला होता है तब से लेकर अभी तक जनवरी फरवरी तक आप केवल उस एक या दो विषय पर ही फोकस करते हैं। आप ना हिंदी को ध्यान देते हैं ना इंग्लिश को ध्यान देते हैं। आप इनको इस तरह से छोड़ देते हैं कि ये मानो इतने सरल हैं, इतने सरल है, इतने सरल है कि सिर्फ आप अगर इसे एक हफ्ते भी पढ़ लेते हैं तो आप इसमें 75 में कम से कम 50 तो ला सकते हैं, है ना। आपके माइंड में ऐसी बात होती है, इसमें पास होना तो बहुत आसान बात है। मतलब आप इसको सरल कर कह देते हैं। क्या कहते हैं, सरल कहते हैं। तो होता ये है, साइंस वाले बच्चे हो, मैथ्स वाले बच्चे हो, चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हो, कॉमर्स में अकाउंट मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स 3 विषय होता है, हम उस पर फोकस करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है, जो बच्चे ट्यूशन करते हैं ना, वो हिंदी और इंग्लिश में हमेशा कम नंबर पाते हैं। इसका रीज़न ये हो जाता है, साल भर अगर आप इन विषय को लिए हैं तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको यही बताएंगे कि भाई आप मैथ्स हो तो आपको मैथ्स कंप्लीट करना है, ठीक है, रसायन कंप्लीट करना है, जीव विज्ञान है, भौतिकी है, कॉमर्स में अकाउंट है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है। तो हम क्या करते हैं, उस पर ही पूरे साल को अपने बिता देते हैं। अब आता है फरवरी और हमारे हाथ में होता है टाइम टेबल। अब एग्ज़ाम से हम 10 दिन या 20 दिन पहले या 1 महीने पहले समझ लीजिए हम कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश की तो तैयारी हो ही नहीं है, आप इसको पढ़ें। तो अगर मान लेते हैं आपने अपना पूरा समय इन्हीं विषय पर बिताया है, अपने पूरे साल को आपने इस पे बिताया है, तो उसके अनुसार आपको अभी जब 1 महीने बचे हैं आपके पास तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अब अभी हम देख रहे हैं हमारे पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं हमारे पास मुश्किल से 12 या 10 दिन है, हम ये मान के चलते हैं। अब इन दिनों में अगर आप पूछें कि क्या आपको अकाउंट पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, आपका रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, क्या आपको वो पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा मत पढ़ो। क्योंकि आपने साल भर क्या किया है, इन्हीं सब विषय में तो अपना समय बिताया है ना। और अगर आपने साल भर, ईमानदारी से बताना, अगर आपने साल भर इसकी तैयारी की है तो क्या आपको अभी जब एग्ज़ाम इतना करीब है और पहला पेपर सबका हिंदी इंग्लिश होता है, तो क्या आपको इन 10 दिनों में इनको पढ़ना चाहिए कि इनको पढ़ना चाहिए? तो इतना तो बुद्धि होगा आपके पास कि आप ये कहें कि आपको इनको पढ़ना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में हम 1-1 घंटे कम से कम अपने विषय तो पढ़ सकते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो 1-1 2-2 घंटे तो पढ़ सकते हैं, बाकी हम 3 से 4 घंटा तो हिंदी इंग्लिश को पढ़ लेंगे। तो मैं कहूँगा वो 1 घंटा भी मत पढ़ो, ज़रूरी नहीं है। अब हिंदी और इंग्लिश का ही आपका पूरा एक दिन में 2 विषय पढ़ कर के आपको तैयारी करनी होगी, और इसके जस्ट बाद जो पेपर आपका होना है हिंदी इंग्लिश के बाद अपने विषय में, तो अधिकतर मैंने देखा है आपके 3 विषय में जो सरल विषय हैं उनका इनके जस्ट बाद पेपर रखा गया है, और जो टफ है उनको इतने गैप में रखा गया है, 7 से 10 दिन के गैप में। आपने परीक्षा अपनी समय सारणी देखी होगी, किसी किसी पेपर में तो 10 दिन से भी ज़्यादा समय है, और इतने समय में मैं कहता हूँ उसकी तैयारी हो जाएगी जिस पर आपने पूरे साल भर बिताया है। जिसमें आपने अपना साल भर का समय दिया है उसको आप 7 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में तो कर ही लेंगे। क्योंकि भाई आपने हिंदी को सोचा था ना, 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर तो हम तैयारी कर लेंगे, इतना सरल है, तो आप उनको भी कर लेंगे क्योंकि साल भर मेहनत किया है, बस 7 दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप तैयारी कर लेंगे। अब आते हैं
कि अब सिर्फ 10 दिन बचा है तो हमें हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है उस पर आते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है ये हमारा क्लियर हो चुका, क्या पढ़ना है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें तैयारी करनी है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना अधूरा है, अभी पूरा कैसे है। क्या पढ़ना में हमने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है ये समझा है, अब उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है भी नहीं पता। ठीक है, अब जो पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ, फिर कैसे पढ़ना है उस पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो अभी टॉप में आपको लिख करके बताया था, हिंदी भाषा गद्यांश पद्यांश IMP क्वेश्चन फॉर क्लास 12 2022-23 के एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। दोनों में अगर आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे एक चीज़ दिखा, जब से सिलेबस बदला है 2017-18 के बाद से, तो यहाँ पर कॉमन एक चीज़ हुआ है कि आप देखते हैं कि हमारे समय में केवल पहले एक ठो आता था, जिसमें कोई सभी कविता कहानी लिखी हुई होती थी गद्यांश पद्यांश ग्रुप में, उसके कुछ 4-5 क्वेश्चन आंसर थे जो उसी में से ढूंढ के हमें लिखना था। ठीक है, पहले ये मुश्किल से 5 नंबर या अधिक से अधिक 8 नंबर का आता था। अब क्या किया गया है, यही चीज़ें जो ढूंढ करके लिखना होता है वो 12 नंबर का भी आता है, वो 8 नंबर का भी आता है, वो 6 नंबर का भी आता है, लगभग 4 ठो आते ही हैं। फिर वो आपका हिंदी विषय हो चाहे इंग्लिश विषय हो, ये इतना दे दिया है कि इसमें आप पास हो सकते हैं। अगर आपने इसको सही सही बना लिया, सिर्फ इसकी तैयारी कर ली, तो आप पूरा पास हो सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, पास होना भी इतना सरल हो चुका है कि अगर आपने वो ढूंढ करके लिखने वाला गद्यांश पद्यांश, इंग्लिश में सीन अनसीन, पोयम, स्टोरी, ये सब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अनसीन पैराग्राफ इत्यादि आपने ये सब पढ़ लिया, तो आप तो पास हो सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। अभी वो इतना सरल हो चुका है, पर अब बारी आती है कि क्या क्या पढ़ करके आपको नंबर अधिक लाना है। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा नीचे ध्यान दीजिए। देखिए, जब क्या पढ़ना है आपका क्लियर होगा ना, तो समय आपके पास एक दिन क्यों ना रहे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तैयारी कब नहीं हो पाती, तैयारी तब नहीं हो पाती जब आपके पास मैंने एक बुक दे दिया, ठीक है, जिसमें कहीं पर क्वेश्चन आंसर है, कहीं पर थोड़ा ग्रामर है, कहीं पर थोड़ा निबंध है, थोड़ा पत्र है, थोड़ा कुछ है, थोड़ा कुछ है, थोड़ा कुछ है, एकदम मैंने सबको भर दिया। ठीक है, अब सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है, और मैंने आपको बीच में यहाँ पर खड़ा कर दिया। ठीक है, आप कहाँ पर हैं, आप बीच में हैं, यहाँ पर। अब यहाँ पर खड़ा करने के बाद अब समय कम है, अब आप देखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 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 सब इम्पोर्टेंट है, तो किसको पढ़ूँ। तो जाहिर सी बात है किसी एक टॉपिक को ही चुन करके आप आगे बढ़ेंगे। अब उसको चुन करके आगे बढ़ने में अगर पता चला कि 10 दिन में 8 दिन बीत चुके हैं और आप बस इसी लाइन में हैं और अभी इतने सारे लाइन बची हुई है, तो वो 10 दिन भी निकल जाएगा, और आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ही दो चीज़ पता है, और क्वेश्चन पेपर में जो भी आया है वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बस थोड़ा तुक्का मार के आप बनाएंगे। तो यही होता है जब आपके पास ये क्लियर ना हो कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो वही मैं आज बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपका डाउट नहीं होगा, और आपके एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे 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 नंबर ला सकते हैं और अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो बताया ना, ढूंढ करके लिखना, ठीक है। अब पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, है ना, ये होंगे। कोई कहानी हो सकता है, कोई कविता हो सकती है जिसको दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में, इनका पूरा तैयारी करो। सबसे पहला काम होता है इस सीन और अनसीन का तैयारी करना। पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, इनका आपको तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि लगभग ये मेरे ख्याल से 24+ नंबर के आते हैं, 24+, 25 हम मान के चलते हैं, 25 नंबर तक के प्रश्न आपके केवल यही होने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अभी हम पाठ में नहीं आएंगे, अभी हम सिर्फ व्याकरण की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा निबंध आना है, पत्र आना है। इंग्लिश में आर्टिकल आएगा, लेटर आएगा, नोटिस भी आता है। ठीक है, 5, 5, 10, 15 नंबर, और अगर 8 नंबर का कोई आता है तो मान लेते हैं लगभग 20 नंबर। ठीक है, 18-20 नंबर। तो 25 नंबर का यहाँ सबकी तैयारी हो गई थी, 15-20 नंबर नीचे से तैयारी कर लेते हैं, तो आपको पता है 40+ आपका होने वाला है। ठीक है, बस इतने में ही आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। ठीक है, तो व्याकरण की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो पत्रों से संबंधित, ठीक है,
पत्रों से संबंधित, डाटाबेस से संबंधित, लेखांकन से संबंधित और कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है, जो कि लगभग 20 प्लस होते हैं। 20 प्लस और 20 से अधिक भी हम कह सकते हैं, इतने नंबर के आएंगे। लगभग अब तक आपका 40 हो चुका है, ठीक है। इस 20 या 25 प्लस को आप प्लस करेंगे तो 65 प्लस आपका नंबर होने वाला है। इंग्लिश में अगर आएंगे तो इंग्लिश क्या करता है, डू अस डायरेक्ट को ही 10 नंबर का कम से कम पूछ ही देता है, ठीक है। डू अस डायरेक्ट क्या करता है, 10 नंबर का पूछता है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। इनसे अगर हम थोड़ा बाहर निकले, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आते हैं 15 से 18 नंबर तक के। 3-3 नंबर का अगर 5 आए तो 15 नंबर, 6 आए तो 18 नंबर, ठीक है। इन सभी में क्या होगा, आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। मान लेते हैं हिंदी में भी अभी 10 से 15 नंबर कम है, तो 10 से 15 नंबर का अगर आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, वस्तुनिष्ठ बन गया, तो वो आपके हो गए पूरे 75 नंबर। ये भी हो गया आपका 75 नंबर, ठीक है। अब चूंकि हमने सुना है कि 80 नंबर तक का आपका पेपर हो रहा है अपने अपने विषय में, तो लगभग जो डिवाइडेशन है वो किस किस रूप में है। तो हिंदी इंग्लिश बहुत सरल है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में क्या है, अगर आपने पत्र की तैयारी कर ली, निबंध की तैयारी कर ली, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश की तैयारी कर ली, फिर आपने अगर प्रश्न उत्तर देख लिया, लगभग इतना ही देख लिया, तो हम कहते हैं 80 में 20 नंबर का नहीं भी बना तो 60 नंबर आपका कहीं नहीं गया। फिर वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन आंसर, आपके आर्टिकल्स, लेटर्स, नोटिस, ठीक है, डू अस डायरेक्टेड, सीन, अनसीन, ये सभी का अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो इसमें तो मैं 80 में 20 उसमें हिंदी में काटा था, यहाँ तो आपका 70 लगभग आ जाएगा। 10 नंबर के बस मैं कमी कह सकता हूँ, ठीक है। 70 से 65 नंबर आपके आसानी से आएंगे। अब मान लेते हैं जैसा मैंने समझाया उसके साथ हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, तो लगभग कम से कम नंबर लेके चलते हैं। 60 नंबर का भी अगर आप बना लेते हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो अब जो 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलना है, 20 या 25 नंबर आपने जो भी प्रैक्टिकल वर्क किया है, उससे अगर आपको कम से कम 18 नंबर भी दिया जाता है, ठीक है, तो आपके 78 नंबर होते हैं इन विषयों में। तो हिंदी इंग्लिश में अगर आप 75 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपको समझ करके सही तरीके से जो पढ़ना है उसको पढ़ के तैयारी करनी होगी। ऐसे में अगर आप अपने विषय में 80 में 70, 75, 60, 65 जो भी है कुछ इतना अगर लेकर आते हैं, तब लगभग आपका परसेंट एवरेज के हिसाब से सब में कितना कितना आया, 70 के आसपास लगभग कम नीचे करके आए तो 70%, 75 के आसपास ऊपर नीचे आए तो 75%, ऐसे आपके परसेंटेज बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ना है पता चल गया है ना। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हिंदी में हमें पत्र, निबंध, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, प्रश्न उत्तर, थोड़े व्याकरण अगर छूट गए तो उनको आपको देखना है वस्तुनिष्ठ सहित। इंग्लिश में भी यही देखना है। अब कई बच्चे एग्ज़ाम इतना करीब है और कई बच्चे केवल वो नॉर्मल से एक जो गाइड होती है उससे पढ़ रहे होंगे, या स्कूल में लिखाए गए नोट होंगे उससे पढ़ रहे होंगे। इस समय कम से कम परीक्षा बोध आपके पास होना चाहिए। परीक्षा बोध क्या करता है, परीक्षा बोध की खासियत है कि बीते वर्ष में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को तो पहला पॉइंट में दे देता है लास्ट में। दूसरा, उससे संबंधित जितने भी अब क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी अपने जो उनका छोटा सा गाइड बनता है परीक्षा बोर्ड में, जिसमें आप एमपी क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, उस क्वेश्चन को भी दे दिया रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को भी दे दिया रहता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ सब क्रम वाइज होते हैं। क्रम वाइज जैसे मान लेते हैं सबसे ज़्यादा नंबर आपका अपठित गद्यांश का है तो पहले वो होगा, फिर पठित गद्यांश होगा, फिर और भी मैं बोला था वो 4 लगभग आते हैं ये सब चीज़ें, तो वो सब लाइन से होगी, ठीक है। फिर पत्र निबंध इंपॉर्टेंट है तो निबंध होगा, फिर पत्र को दिया जाएगा, ठीक है। और जो औपचारिक डाटाबेस कंप्यूटर लेखांकन से संबंधित प्रश्न होंगे वो आपको उसके बाद मिलेगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर पाठ के आपके वो सब आपको उसके बाद मिलेगा। तो ये सब क्या है, क्रम में दिया रहता है। और इसके साथ साथ 3 सेट सामने में बने होते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उसके जो 3 सेट बने रहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उसी को पढ़ के सोचते हैं कि हो गया मेरा तैयारी 75 नंबर का। अरे उसको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। हर साल क्या करते हैं, कई बच्चे परीक्षा बोर्ड ले लेते हैं और उनको लगता है कि सामने में जो 3 सेट बना है यही सबसे एमपी है, इसको पढ़ लिया तो झिंगा लाला हो गया पास।
तो पिछले साल जिन्होंने उसको पढ़ के तैयारी किया था ना, वो लोग आज फेल हैं, क्योंकि वो एक नमूना होता है। क्या होता है? नमूना। नमूना का मतलब समझते हैं ना, जब आपने रोबोट पिक्चर देखा होगा रजनीकांत का, तो रजनीकांत के हूबहू उसने रोबोट बनाया था, रोबोट 1 में भी और 2 में भी। तो रोबोट क्या था? रजनीकांत का नमूना था। क्या वो रजनीकांत था? नहीं था। रजनीकांत ओरिजिनल उनके बॉस थे, वो क्या थे? उनका डुप्लीकेट था, नमूना था। उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पूछा कैसे जाता है, उसके लिए 3 सेट बना करके नमूना दिया जाता है। संभावित क्वेश्चन भी इनको कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं, जिन्होंने आपका समय सारणी बनाया है, जो आपके प्रश्न क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसको आप बैठ करके एग्जाम दिलाएंगे, उनको ये पता रहता है कि मार्केट में क्या क्या पब्लिश होती है। सुपर मोस्ट होती है, परीक्षा बोध होती है, आ, और क्या बोलते हैं, प्रश्न बैंक होती है, इत्यादि कई नामों से यहाँ पर आपको मिलता है। लगभग 3 चीज़ें फेमस है, जहाँ पर दावा किया जाता है कि आईएमपी क्वेश्चन बताया जा रहा है, जिसमें आप 60 से ऊपर 80-90 तक तो बताती है कंपनी का प्रचार में, मैंने देखा है 80-90% लाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और जिन्होंने मेरिट में आए उनका भी छाप दिया रहता है, नाम पता को। तो एक्चुअल में उस 3 सेट को पढ़ करके आप उतना नंबर नहीं ला पाएंगे। वो जो मैंने बताया 3 सेट एक नमूना होता है, उस नमूने के आधार पर आपको समझना होता है कि किस किस यूनिट, देखिए सभी इकाई में बटा होता है, इंग्लिश में हम यूनिट बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो उस यूनिट के अंतर्गत किस टॉपिक को एग्जाम ने पूछा है, ठीक है, उससे संबंधित वहाँ पर सेट में क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, ताकि आप नीचे यूनिट को पढ़ करके समझ सके कि हाँ, इस यूनिट में इस टॉपिक को पढ़ना है। तो उस यूनिट में उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन दिए रहे, 8 क्वेश्चन दिए रहे, 10 क्वेश्चन दिए रहे, उन सबको पढ़ डालो। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, अपठित गद्यांश आना है, परीक्षा बोर्ड में 8 दिया होगा या तो 10 दिया होगा। आप 8 और 10 को पढ़ लो ना, उनमें से 1-2 को क्यों देख रहे हो? हाँ, आप 8 10 को पढ़ो, ये होता है उसको समझने का तरीका। क्योंकि अगर उसने 3 सेट बनाया है तो कम से कम 3 ठो दे दिया है, 7 बचा है। उस 7 में भी 1 ठो पिछले साल के पेपर में आ गया होगा, तो अब 6 बचा है। तो आपको पढ़ना वो सिर्फ 6 चीज़ों को है, लेकिन पढ़ना है, तैयारी करनी है। इस तरह से तैयारी की जाती है। और आप ये देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं 2022 में जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें यहाँ से किसी क्वेश्चन को उठा लिया, तो अब जो 23 में एग्ज़ाम होना है उसमें क्या करेगा, प्रश्न छाँटने वाला भी अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं खपाता। जहाँ 2022 में पूछा है, उसके ठीक ऊपर वाले को 23 में पूछ देगा, या जस्ट उसके ऊपर वाले को पूछ देगा, या जिसमें पूछा था उसके नीचे वाले को पूछेगा, तो उसके नीचे वाले को। तो हम ये समझ सकते हैं, वर्तमान में जब एग्ज़ाम हो चुका है, जस्ट पीछे 2022 अभी चल रहा था, अभी 23 आया है। तो 22 में जस्ट जिस क्वेश्चन को पूछा गया था, उसके 2 ऊपर का पढ़ना होता है, 2 नीचे का पढ़ना होता है। क्योंकि एग्जामिनर आप चेक करेंगे, परीक्षा बोर्ड में आपको सीरीज मिल जाएगी, देखना 2017 में जो पूछा था उसके आगे ही पीछे वाले को 18 में पूछा है, 18 में जो पूछा था उसके आगे पीछे को 19 में पूछा है। अब 20 में जो पूछा होगा वो इन्हीं में से किसी एक को रिपीट कर दिया होगा, एक नया क्वेश्चन पूछा होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर देखते हैं कि 22 में किसी को पूछा गया है, तो उसके 2-3 ऊपर का 2-3 नीचे का पढ़ लो। उतना ही पढ़ करके जाओगे ना, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ उतना तो पढ़ना ही है, लेकिन अब सिर्फ 3 या 4 छूटा है, तो उसको एकदम छोड़ के मत जाओ। कम से कम देख के जाओ कि अगर ये भी आया तो हम तो कुछ ना कुछ तो लगभग बना पाए। इतना आपको तैयारी करके जाना होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए एक समस्या होती है। फिर आप कहते हैं कि जो पढ़ा है वो नहीं आया। तो जो पढ़ा है वो नहीं आया, ऐसी बात नहीं है, आपने गलत ही पढ़ा है, ठीक है। जो वो देता है उसको पढ़ो ना, तो क्या नंबर छूटेगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का कुछ समझे कि तैयारी कैसे करनी है। अब 10 दिन की बात आती है कि 10 दिन में हम इन सब की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आप एक टारगेट सेट करें, ठीक है। क्या सेट करें? एक टारगेट सेट करें। टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास, अब मैंने जब बता दिया कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, तो आपके पास कुछ खंड डिवाइड है। जैसे कि आपको अपठित गद्यांश या सीन अनसीन पढ़ना है, आपको निबंध पढ़ना है या एसे पढ़ना है, पत्र पढ़ना है ना, लेटर पढ़ना है, ये अब आपको स्पष्ट पता है। तो आप क्या करो, 10 दिन भी अगर आपके पास बचा है, तो आप टारगेट बनाओ, 2 दिन के अंदर मुझे जितने अपठित गद्यांश है, पठित गद्यांश है, सबको देखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऐसा नहीं कि 2 दिन हिंदी के लिए 2 दिन इंग्लिश के, नहीं, 2 दिन के अंदर दोनों को देखना है। क्योंकि आप जो सोचते हैं ना आपके पास 24 घंटे हैं,
अब देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा पढ़ना है तो समय सारणी को भी समझना होगा। 24 घंटे जो होते हैं उसमें अगर आप रात के, कई बच्चे 10 बजे से सो जाते हैं जिनको जल्दी सोने की आदत होता है, कोई 9 बजे से, कोई 8 बजे से सो जाते हैं, है ना। 11-12 तक बहुत ही कम बच्चे जगते वो हैं जो फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर कॉमनली देखा जाए तो कई बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आप 11 बजे सो गए, ठीक है, और आप कब उठ रहे हैं, 5-6 बजे समथिंग उठ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने क्या किया, 8 घंटा सिर्फ सोने में बिता दिया। कितने घंटे, 8 घंटे आपने सोने में बिता दिया। अब कई बच्चे 6 बजे नहीं उठेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे 7 बजे उठेंगे और 8 बज जाता है। इसका मतलब 8 घंटे सो रहे थे ना, 2 घंटा और लेट उठे तो लगभग 10 घंटा आप सो रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप 10 घंटे सोने में बिताएंगे तो फिर कोई टारगेट आप कैसे अचीव कर पाएंगे, फिर वो टारगेट आपका टारगेट ही बन करके रह जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो सबसे पहले होता है टाइम का मैनेजमेंट करना, टाइम को निकालना, टाइम की बचत करना। तो अगर मुझसे पूछें कि अभी इस वक्त आपकी समय सारणी कैसी होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ, नींद आता है तो अब मैं उसका कुछ उपाय नहीं कर सकता। ठीक है, नींद बहुत आता है तो, अगर नहीं आता है मान लेते हैं, है ना, तो ज़बरदस्ती सोने से अच्छा है, मैं लगभग कहता हूँ कि 12 बजे के बाद आपको सोना चाहिए रात में। आपको रात में अगर जितना अच्छा हो आप अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, डिटेल से एकदम बैठ के धैर्य के साथ, शांति के साथ पढ़िए, है ना। नींद नहीं आता तो अगर 1 भी बज जाता है तब भी कोई बुरी बात नहीं, आप 1 बजे 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कई बच्चों को नींद आता है, उन्होंने 10-11 बजे सो लिया, तो आप अगर जल्दी सोते हैं तो आपको उठना जल्दी चाहिए। मान लेते हैं 12 बजे आप सो ही गए, तो आपको लगभग 4 बजे का अलार्म लगा करके उठना चाहिए, क्योंकि नींद अगर आप 4 घंटे भी लेते हैं तो बहुत होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, आपको कोई टारगेट अचीव करना है, और 12वीं का टारगेट ऐसा है कि जीवन में बार-बार नहीं आता, बस वो एक ही बार मौका मिलता है। ठीक है, एक ही बार में आपको पास होकर के आगे बढ़ना है, फेल हुए तो फिर दोबारा तो पढ़ेंगे ही, अब क्या कर सकते हैं, एक मौका और देता है आपको 12वीं में अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन फेल का धब्बा आपके माथे में ना लगे, हम ये चाहते हैं। तो अगर आप एक बार में तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप केवल 10 दिन की बात है प्यारे बच्चों, 10 दिन अगर आप सिर्फ 4 घंटा सो जाएंगे ना, तो आपकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है दोपहर में जब आप खाना खाएंगे ना, तब आपको नींद आएगी। तब अगर आपको लगता है कि 1 आध घंटे सोना चाहिए तो ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का अलार्म लगाकर आप दोपहर में सो जाओ, तो आपका नींद जो कमी आपको लग रहा है ना, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस समय सारणी को मत भूलना, 4 घंटे ही सोने का आदत डालो, फिर चाहे आप 10 बजे रात को सो जाओ, चाहे आप 12 बजे रात को सो, चाहे 1 बजे रात को सो, 4 ही घंटे सोना है, और अलार्म लगा करके सो कि 4 घंटे बाद आपको उठना है। उठने के बाद फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये 2 दिन के अंतर्गत पूरे निबंध अपठित गद्यांश, अनसीन और सीन पैसेज को पूरा कंप्लीट करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि सुबह आपने उठा, है ना, मान लेते हैं कोई बच्चा 5 बजे से उठ गया मेरे बोलने पर, और नाश्ता-वास्ता करने की जो बात आती है, वो बच्चा लगभग मान लो 8 बजे नाश्ता करता है। तो 5 बजे उठा तो 6, 7, 8, 3 घंटे वो पढ़ेगा। तो वो बच्चा क्या कर सकता है, 3 घंटा हिंदी के अपठित गद्यांश की तैयारी कर सकता है। बीच में 1 घंटा नाश्ता-वास्ता, रेस्ट-वेस्ट, वार्म अप जो भी किया, उसने 1 घंटा अपना व्यतीत किया। फिर पढ़ने को बैठा 8 बजे के बाद 9 बजे से, तो उसने क्या किया, 9, 10, 11 या साढ़े 11 तक, लगभग साढ़े 3 घंटे वो इंग्लिश के ऊपर तैयारी किया। इसके बाद वो अपना नहाना-खाना करेगा, ठीक है, मनोरंजन, नहाना-खाना का 8 घंटे टीवी देखना। तो निकालना, ऐसा मत सोचना कि आप सीधा खाना खाते ही बैठ जाएँ। थोड़ा पढ़ लो, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है, या थोड़ा आवागमन कर लो, थोड़ा आधा घंटे रेस्ट करने के बाद, ताकि बॉडी आपकी एकदम थके ना। खाना खाने के बाद एकदम सिर्फ बैठ ही गए हो, तो फिर टीवी देखने बैठो, चाहे पढ़ने बैठो, आप सीधा सोने लगोगे। ठीक है, तो खाना खा के ना 30 मिनट रेस्ट करना, और उसके बाद थोड़ा-सा चहल-पहल करना। जैसे कि अगर आपके घर में छत है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना, है ना? लगभग 10-20 मिनट ये कर लेना, ताकि थोड़ा बॉडी में स्फूर्ति बना रहे। और इस वक़्त अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बैठ के मत पढ़ना, याद रखना, खाना खाने के बाद कभी भी बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि पूरा अगर आप बैठ के पढ़ें, तो दोपहर में जो आप चावल वगैरह खा रहे हैं ना, उसमें आपको पता है कौन-सी चीज़ डली होती है, कितनी मात्रा में, आपको नींद बहुत आएगा। नींद बहुत आएगा तो फिर टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? मान लेते हैं आप खड़े-खड़े या चल-फिर करके भी थोड़ा पढ़ रहे हैं, या कई लोग को पढ़ना नहीं आता खड़े-खड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। 5 मिनट आप थोड़ा टहल करके पढ़ लो,
और 10-20 मिनट बैठ जाओ। वो 10-20 मिनट के दौरान नींद आ रहा है तो फिर आप थोड़ा चहल-पहल करके पढ़ो या आँख मुँह धो करके पढ़ो। इस तरह से आपको अपना समय का उपयोग करना है, ठीक है? अब मान लेते हैं आपने दोपहर में 12-1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद आपने लगभग 1:30 बजे से 2-3 बजे तक आपने सो लिया, ठीक है? 2:30 या 3 बजे तक मान लेते हैं आपने थोड़ा स्लीप कर लिया, सो लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूड फ्रेश करके 3 बजे उठो, 3 बजे या 4 बजे, और फिर शाम के 6 या 7 बजे तक पढ़ो। और उस टाइम पे पढ़ने के बाद ना बीच में अगर आपको छोटा-मोटा भूख लगता है ना? लगेगा ही, कॉमन सी बात है। तो आप अपना जो भी चाय खाते होंगे या भेल खाते होंगे या कोई भी समोसा जो भी हो, अच्छा से अच्छा चीज़, फालतू चीज़ मत खाना। तो कोई अच्छा चीज़ खा के थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट कर लो, ठीक है? उसके बाद फिर से मान लेते हैं आपने 6 बजे से पहले अपना वो कर लिया शाम का नाश्ता, तो फिर से 6 या साढ़े 6 से आप रात के जब तक खाना नहीं खाते, कई बच्चे 9 बजे के बाद खाते हैं, कई लोग 8 बजे के बाद खाते हैं, कोई लोग 10 बजे के बाद खाते हैं, जितना बजे भी खाइए अपने समय अनुसार, लेकिन वो शाम से लेकर के वो खाना खाने तक के टाइम को फिर पढ़ने में ही लगाइए, ठीक? तो इस तरह से आपको अपने समय का उपयोग करना है। और 2 दिन में अगर आपने इसकी तैयारी कर ली, ठीक है? 2 दिन में आपने क्या कर ली, अपठित गद्यांश की तैयारी कर ली, तो अगले 2 दिन आपको पूरे निबंध को पढ़ना है। तो सारे निबंध नहीं पढ़ सकते तो कोई आईएमपी 4 आप निबंध पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे इंग्लिश में कॉमन सब्जेक्ट को ढूँढेंगे क्या होता है तो कॉमन में जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह को दे दिया जाता है, ठीक है? योगा वगैरह को दे दिया जा सकता है। पॉल्यूशन के बाद है आपका जो हिंदी में यातायात होता है, छात्र जीवन में अनुशासन होता है, समय का महत्व होता है, ठीक है? और पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर भी आता है। ये कॉमन कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर निबंध बोला जाता है, कोरोना काल वगैरह इत्यादि। इन सब का पढ़ लें और अपने सभी टीचर से आप कुछ यहाँ पे पूछ सकते हैं। उनके बताए हुए टॉपिक को भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। लगभग 4 से 5 आपको निबंध और एसे आपको याद होना चाहिए। वैसे ही पत्र याद होना चाहिए। तो इसका भी टारगेट लो कि 2 दिन के अंदर ही पूरा करना है। अगले वाले जो भी पत्र वगैरह पढ़ेंगे इनको भी 2 दिन के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों को खत्म करना है। अब लास्ट जो क्वेश्चन आंसर पढ़ा उसके लिए अगर 6 दिन भी बचा, 4 दिन भी बचा तो 4 दिन उसमें लगाओ। और फाइनल एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप खुद से एक सेट तैयार करो, जितना पढ़ा हुआ है उसमें से 2 ठो या 4 ठो अपठित गद्यांश दो, एक पत्र निबंध दो, लेटर दो, ऐसे दो, क्वेश्चन आंसर दो। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना वैसे खुद से तैयार करो और उसको देखो लिख करके, ठीक है? देखिए, तैयारी का मतलब कभी भी ये नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ़ पढ़ना, 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 पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जितना भी आपने पढ़ लिया, उसे जस्ट 1 या 2 दिन पहले, परीक्षा से 2 दिन पहले आपको उसको लिख कर के देखना चाहिए, ठीक है? पढ़ते वक़्त भी कई बच्चे लिख लेते हैं, उसको लिख कर के याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उसको 100% अच्छी तैयारी समझता हूँ। लेकिन आपने सिर्फ़ पढ़ाई करके कंप्लीट किया है, तो अब कम से कम 1 या 2 दिन पहले आपको 2 से 3 बार उसको लिख कर के देखना चाहिए, उसको खुद का अपना एग्ज़ाम लेना चाहिए। अगर आप ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो, वरना आप तो जहाँ ट्यूशन जाएँगे वहाँ पर आपका ये सब लिया ही जाता है। लेकिन अगर आप खुद से तैयारी करते हैं, तो प्यारे बच्चों लिख करके देखो, अभ्यास करो। क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा इन बीते समय में, उसकी अच्छी तैयारी आपसे हुई है कि नहीं, ठीक है? तो इतना आपके पास होना चाहिए कि आपको ये अपने खुद से सवाल करके उसका हल खुद को देना चाहिए। कोई और नहीं बताएगा, आप अपने आप को स्वयं बताएँगे, ठीक है? तो ऐसे तैयारी करो। बाकी जब आपके पास काफ़ी समय होगा अपने विषय के लिए, तो उनके लिए भी तैयारी कर लेना, ठीक है? तो बस जो मैं समझाना चाहता था क्या कैसे पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश में, वो मैंने बता दिया। तो जो बच्चे वीडियो को देखे होंगे उनको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे और क्या पढ़ कर के हमारी तैयारी करनी है। हमारे पास कम से कम समय है, तो उस कम से कम में क्या इम्पोर्टेंट पढ़ कर के तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी अपनी-अपनी बुद्धि की क्षमता सबकी अलग-अलग होती है। किसी को कोई चीज़ 10 घंटे में याद होता है, किसी को 1 घंटे में याद होता है। तो मैं हमेशा यही टारगेट रखता हूँ कि समय जितना कम समय हो, वहाँ पर आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होती है। क्योंकि जब आपको समय बहुत दिया जाता है ना, तब आपकी पढ़ाई बहुत खराब होती है। तो मैं तो कहता हूँ लगभग साल भर का भी समय दिया जाता है या 8 महीने का भी ना 12वीं परीक्षा के लिए, वो भी बहुत है। बहुत ज़्यादा आपको दे दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा। सब्जेक्ट के अनुसार 5 महीने भी अगर आपको दिए जाए ना 5 विषय के लिए, तो वो मैं कहता हूँ वो बहुत है। इतने ही महीने में आपका पेपर होना चाहिए, ताकि आपको 12वीं के लेवल और उसके इम्तहान का एक अंदाज़ा हो कि वो क्या है, ठीक है?
लेकिन क्या करें, अब आप स्कूली बच्चे हैं, सबको ध्यान दे करके रखना पड़ता है, तो लगभग साल भर इसको खींचा जाता है। और उस साल भर खींचने के चक्कर में क्या हो जाता है, आपकी तैयारी पूरी डाउन हो जाती है। क्योंकि साल भर बच्चे क्या करते हैं, जब पहला तिमाही पेपर होगा तब थोड़ा सा पढ़ते हैं पेपर के समय, फिर जब छमाही होगा तब थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब जब वार्षिक आता है तो 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ते हैं। तो इतना में तुम क्या ही कर पाओगे, है ना। कोई क्रिस या जादू ही तो आपके पास जादू है नहीं, जो धूप दिखा करके आपके माथे को छू देगा तो पूरे बुक के क्वेश्चन आंसर आप याद कर लोगे। ठीक है, तो वो सब में आप अपना समय आप बिता ही देते हो। मान लो आपको पता रहता है कि सिर्फ 5 महीने हैं, उस 5 महीने में जस्ट 2 महीने बाद एक पेपर हो गया, तीसरे महीने अगला पेपर हो गया, अब 2 महीने बचा है फाइनल पेपर के लिए। तब ना टीचर भी स्पीड से पढ़ाते और आप भी अपना अच्छे से तैयारी करते। लेकिन अगर साल बचा है, एक साल से दूसरे साल की ओर हम रुख करते हैं पेपर के लिए, तब आपको लगता है हाँ हाँ पेपर तो अगले साल है, तो यही सोच करके ना आप समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हो गया आप उस पर डिस्कस ना करके जो करना है उस पर डिस्कस करते हैं और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, और आप सभी की उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए और बोर्ड में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।